हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब आज की हमारी क्लास वर्क एनर्जी और पावर, कार्य शक्ति और ऊर्जा कंटिन्यू। कार्य शक्ति ऊर्जा को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो कार्य शक्ति और ऊर्जा, कार्य के बारे में हमने पढ़ा। अब शक्ति के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो शक्ति को मैंने बताया था कल कि जो आदमी किसी कार्य को तेजी से कर लेगा, कोई भी वर्क हो, उसकी शक्ति अधिक होगी। हाँ, मान लो 2% है, इफ 2%, हाँ, यदि दो आदमी परफॉर्म ए वर्क बट द टाइम टेकन इज डिफरेंट देन द पर्सन who's complete the work in less duration, complete the less duration of time has more power। यदि दो आदमी को किसी काम को दे दिया जाए तो जो आदमी वो काम को कम समय में पूर्ण कर लेता है तो उसकी शक्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, तो यही है अपना पावर। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी और माई चैनल इज राज कोचिंग क्लासेस। ठीक, तो वीडियो में यदि नए आ रहे हैं, नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो और नए नए टॉपिक जो है आपको मिलेंगे। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वीडियो सबसे पहले जैसे ही मैं अपलोड करता हूं तो आप लोगों के पास फट से पहुंच जाएगा, आप अपलोड देख के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्लियर। तो कल ये भी देखे थे हम, यदि डेल डब्लू माने मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टाइम टेकन डेल टी, देन द एवरेज पावर पी इक्वल टू कितना निकाले थे, डेल डब्लू ऑफ डेल टी। इंस्टेंटेनियस पावर को हम निकाले थे कितना, लिमिट डेल टी एक्सटेंसिव टू 0 डेल डब्लू अपॉन डेल टी, तो इसकी वैल्यू आई थी डी ओमेगा अपॉन डी टी। समय के साथ कार्य का अवकलन गुणांक को हम क्या करते हैं, तो पावर शक्ति का यूनिट क्या होता है, जूल होता है कि वाट होता है, वाट होता है। कार्य ऊर्जा का जो यूनिट सेम होता है, लेकिन जो शक्ति है उसका पावर क्या होता है, वाट। ठीक, या फिर जूल बटे सेकेंड या अर्ग बटे सेकेंड, क्योंकि किया गया कार्य बटे समय का अनुपात को हम शक्ति बोलते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बॉडी इन 1 सेकेंड is 1 joule, then the work done, then the power is set to 1 watt। क्या लिखोगे, if the amount of work done by body is 1 second in 1 joule, then the power is set to be 1 watt। अब देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारे घरों में जो बिजली की जो बिल आती है यूनिट में आती है। ठीक, तो एक बड़ा, माँ देखो तो गाय आई भगा तो। ठीक, विद्युत ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक होता है किलोवाट घंटा, एक होता है हॉर्स पावर। क्या होता है, किलोवाट घंटा या फिर अश्व शक्ति। तो 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, ठीक है, उसको देखेंगे। और एक अश्व शक्ति है, हॉर्स पावर। आपके घरों में जब मोटर वगैरह रहता है, गाड़ी जो होता है वो हॉर्स पावर है। 1 HP, दिस इज इक्वल टू 746 वाट। ओके, तो घरों में जो हम बोलचाल में जो यूज़ करते हैं उसको यूनिट करते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या आता है, किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक, 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है, 10 टू पावर 3 वाट। इसको देखते चलिए, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होगा उसको हम क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटा या यूनिट भी बोल सकते हैं। लिख लीजिए चलिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड इन, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी मेजर्ड इन किलोवाट
आवर। KWH क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर बाय किलो वाट आवर, KWH, एंड इन द कॉमन लैंग्वेज नोन एज यूनिट। कॉमन मैंने सामान्य बोलचाल की भाषा में हम यूनिट कहते हैं। आपके घरों में जो बिजली बिल आता है ना, कितने यूनिट आता है, एक यूनिट का कितना पैसा है, अपन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट इज डायरेक्टेड, या 1 किलोवाट को 1 यूनिट हम बोल सकते हैं ना, या इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ, क्या लिखेंगे, एज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड बाय करंट ऑफ पावर 1 किलोवाट व्हेन पासेस फॉर 1 आवर थ्रू एन इलेक्ट्रिक। ठीक, तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट इज डिफाइंड, माने 1 किलोवाट घंटा, 1 यूनिट को हम कैसे परिभाषित कर दें, यह है तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का एक क्वांटिटी होता है, विच इज कंज्यूम माने खर्च करने पर, कितना खर्च करने पर, 1 किलोवाट 1 घंटे खर्च करने पर जितनी ऊर्जा वेस्ट होती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट। माने 1 किलोवाट 1000 वाट ऊर्जा को हम, जैसे शक्ति को, पावर को 1 घंटा खर्च करने पर जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, खर्च होती है, वह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट। अब देखिए 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, क्या होगा, इसको हम प्रूव करें। चलिए लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। वी नो दैट P इज इक्वल टू W बाय T, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT, क्लियर, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT, कार्य बराबर शक्ति गुणित समय, कार्य बराबर शक्ति गुणित समय। तो हमको डिफाइन करना है 1 किलोवाट आवर, क्या लिखेंगे, 1 किलोवाट आवर, के का मतलब किलो, वाट का मतलब आवर, है ना, किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर, अब देखेंगे P क्या है, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, क्या लिखेंगे, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, ये लिखेंगे 1 किलोवाट पूरा निकला इंटू 1 आवर। मैंने क्या लिखा है, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है ना, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है, 1000 वाट। अब आप मेजरमेंट करिए, आपने लाइट ईयर पढ़ा होगा, ठीक है, लाइट ईयर प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई जितनी दूरी होती है उसको एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं ना, ये होगा। ऐसे के आधार पर डिस्टेंस मेजरमेंट करते थे, 1 प्रकाश वर्ष माने 365 दिन, ठीक। उसके बाद क्या मेजरमेंट करते थे, 24 घंटे एक दिन में, और एक दिन में 60 मिनट और 60 सेकेंड, ठीक है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी मीटर में किलोमीटर, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको क्या होगा, उसी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 1 किलोवाट आवर है ना, कितने जूल के बराबर होता है उसको हम देखेंगे। तो 1 घंटे कितने बराबर होता है, 60 मिनट और 60 सेकेंड। 1 घंटे को हम सेकंड में चेंज कर लिए, तो ये हो गया 10⁻3, ये हो गया 36 × 10⁻2, तो वाट इंटू सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं 36 × 10⁵ जूल, वाट गुणित सेकेंड जूल। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल, कितना, 1 किलोवाट। यूनिट को मैंने समझाया था, 1000 वाट को 1 घंटे में कंज्यूम करने पर जितनी एनर्जी वेस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है।
ठीक, अगला टॉपिक आप लिखिए पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी कॉपी कर लिए होंगे क्योंकि साथ साथ करते चलिए। पावर इन टर्म्स ऑफ, लिख लीजिए हेडिंग, टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। बल और वेग के पदों में पावर को डिफाइन करेंगे। माना कि कोई बल F, ठीक है, लेट F बी द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पर हम एक बल F लगा रहे हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, किसी बॉडी पर कोई बल F लगा रहे हैं, है ना, तब वो बॉडी दैट प्रोड्यूस ए डिस्प्लेसमेंट ds, दैट प्रोड्यूस ए डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ds। किसी बॉडी में हम कितना लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, कितना हो रहा है F, प्रोड्यूस कितना हो रहा है ds। यदि किसी वस्तु पर हम F बल लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहे कितना ds। देन द वर्क डन बाय द फोर्स, देन द वर्क डन बाय द फोर्स, बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, dw इक्वल टू F डॉट ds। वी नो दैट वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। किसी वस्तु पर हम बल F लगा रहे हैं तो मिनिमम डिस्प्लेस हो जा रही है ऑब्जेक्ट कितना ds, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स भी कितना होगा, dw इक्वल टू, वेयर F इज द फोर्स एंड ds इज द डिस्प्लेसमेंट, वी नो दैट। ठीक है, कॉपी करिए इसको जल्दी से, टाइम में नहीं लगाना है ज़्यादा, ठीक है। ठीक, तो P इक्वल टू क्या होता है, dw अपॉन dt मैंने निकाला था, ठीक है। देखिए P इज इक्वल टू, P इक्वल टू क्या निकाले थे हम, पावर को, पावर P इज इक्वल टू dw अपॉन dt, क्लियर। तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं पावर में, कितना हो जाएगा, F डॉट ds अपॉन dt, क्लियर। तो P इज इक्वल टू F, ये हो जाएगा ds अपॉन dt। जब विस्थापन का हम समय के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आता है, वी नो दैट। तो P इक्वल टू dw अपॉन dt इज द इंस्टेंटेनियस पावर, ये हम निकाले थे ना, P इक्वल टू dw अपॉन dt, तो क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस पावर, तात्क्षणिक शक्ति थी, ठीक, और V क्या था, ds अपॉन dt, ठीक, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ds बाई dt क्या हो जाता है, ds अपॉन dt इक्वल टू inst, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v। तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू F डॉट कितना हो जाएगा v, ठीक है, बल और वेग, क्लियर। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसा। तो ये किसके, बल और वेग के पदों में निकल गया, क्लियर। अब A डॉट बी इक्वल टू कितना होता है, जैसे हमने निकाला F डॉट v, तो P इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, एफ वी कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू जब 0 डिग्री रख देंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा एफ वी, ठीक, क्लियर हुआ। सिंस लिख लोगे क्या, सिंस पावर इज द
पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट, क्या लिखोगे, पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, है ना, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये हो गया हमारा बल और वेग के पदों में क्या निकाले, शक्ति को। क्लियर। तो अब शक्ति का टॉपिक को एंड करते हुए, ऐसे है तो बहुत डिटेल, लेकिन शक्ति के टॉपिक को हम क्या करते हैं, डिटेल एंड करते हैं। अब आ जाते हैं ऊर्जा, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। जब ऊर्जा आप पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, इसको अब हम काम ख़त्म हो गया है तो मिटा देते हैं। आप लोग साथ में ही सब करते चलिए ताकि टाइम वेस्टिंग ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी, अगला रीडिंग क्या डालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति का जो ऊर्जा निहित होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा पढ़े थे, याद आ रहा है, ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति, विकृति अथवा अभिविन्यास, क्या लिखेंगे, किसी वस्तु में उसकी स्थिति, पोजीशन और विकृति और अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा उसमें क्या होती है, निहित होती है ना, उससे हम क्या करते हैं, ऊर्जा। ठीक। या ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु में उसकी स्थिति, विकृति, अभिविन्यास का जो ऊर्जा होती है अर्थात कार्य करने की क्षमता होती है, उसको हम क्या करते हैं, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल है। स्थिति ऊर्जा को हम किससे मेंट करते हैं, यू से, ईपी से। स्थिति ऊर्जा को जनरली हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यू, ईपी पोटेंशियल या पी, है ना, पी से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा। तो इंग्लिश मीडियम वाला कैसे लिखेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body by virtue of its position, by virtue of its position in a field or due to deformation is known as potential energy। क्या लिखोगे बच्चों, the potential energy possessed by a body by virtue of its position in a field और ड्यू टू डिफॉर्मेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। सब एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा डैम, डैम में क्या करते हैं हम, पानी को कुछ ऊंचाई तक रोक कर रखते हैं ना। बांध में रुके हुए पानी, डैम बनाते हैं, पानी कुछ हाइट तक, काफ़ी दूर तक उड़ता है। ठीक ठीक, क्या लिखेंगे, डैम में रुका हुआ पानी धनुष की, है ना, धनुष की खींची हुई डोरी, धनुष में खींची हुई डोरी। ठीक, पृथ्वी की सतह से कोई ऑब्जेक्ट को, मान लो कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध उठाता हूँ, तो इसमें जो एनर्जी निहित होगी वो भी स्थितिज ऊर्जा होगी। पेड़ में जो फल लगा है वो भी स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, ठीक। और स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग का तो हम खींचते हैं तो पोटेंशियल स्टोर हो जाए, या फिर स्प्रिंग को हम दबाते हैं। ठीक है, पट्टा नंबर को बाद में करेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखेंगे, द वाटर स्टोर्ड इन ए डैम, क्या लिखेंगे, द वाटर स्टोर्ड इन ए डैम हैज़ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या लिखेंगे, द वाटर स्टोर्ड इन ए डैम
द वाटर स्टोर्ड इन ए डैम हैज़ पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स हाइट अबव द अर्थ सरफेस, है ना। दिस इज यूज टू रोटेट, ये काहे कर करते हैं, पानी गिराते हैं टरबाइन घूमता है। दिस इज यूज टू रोटेट ए टरबाइन और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, जो डैम में पानी इकट्ठा होता है उस पानी को छोड़ते हैं, टरबाइन चलता है और उसे क्या करते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल थे किसके, पोटेंशियल एनर्जी की। उधर क्या हो रहा है भाई, अरे ऐसा मत करो, जितना हम चिल्ला चिल्ला पढ़ा रहे हैं, आप ही लोगों के लिए यूट्यूब चैनल बनाए हैं और आप लोग उधर क्या कर रहे हो। चलिए ठीक, हल्ला नहीं करो भाई। ठीक, और क्या है, व्हेन द स्प्रिंग ऑफ वॉच, घड़ी जो होता है ना, घड़ी में हम पहले के ज़माने में तो चाबी बढ़ते थे, चाबी बढ़ देते तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होती, स्टोर हो जाती थी और बाद में वो 24 घंटे में चाबी को घुमाती थी। तो क्या लिखोगे, व्हेन द स्प्रिंग ऑफ ए वॉच इज, व्हेन द स्प्रिंग ऑफ वॉच इज वाउंड ए पोटेंशियल एनर्जी stored in it that makes the watch to run। ठीक है, और है कुछ फ्रूट है, फ्रूट ऑन ए ट्री passes potentially, fruit on a tree passes a form of potential energy। कितने प्रकार के होते हैं गुरु स्थिति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंट फॉर्म, क्या लिखोगे, द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट फॉर्म सम ऑफ द डिस्कस नाउ, कुछ हम डिस्कस करते चलिए। नंबर 1 लिखिए, पहला क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु को, व्हेन अ बॉडी, इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में तो ऐसे बन जाता है, सिंपल वर्ड है, व्हेन द बॉडी इज लिफ्टेड अबव द सरफेस, अब जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी की सतह से उठाते हैं, व्हेन अ बॉडी lifted above the earth surface the work is done against the gravity। देखिए आसानी से नहीं उठता ये तो छोटा है, जितना बड़ा चीज़ उठाओगे तो हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, क्योंकि अर्थ जो है हर वस्तु को सेंटर की ओर खींचती है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो आपको लिखना है, व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब दूसरा है, कौन सा लिख सकते हो, इलास्टिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी प्रत्यास्था का मतलब किसी चीज़ को हम खींचते हैं और छोड़ते फिर अपनी वापस स्थिति में आ जाती है, किसी वजह से कान को खिंचाया फिर छोड़ दिया, अपनी पूरी स्थिति में आ गई, इलास्टिसिटी। एन ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी आप 10th में 11th 12th में पढ़ेंगे, अब इसके बारे में पूरा डिटेल्स है। चार्ज है ना, चार्ज करंट इनटू टाइम, टू इंक्रीज और डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर या घटाने पर वर्क हैज़ बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दो आवेशों को बीच की दूरी घटाने, देखो जब कोई आवेश धन होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो उनको पास लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा, किसके भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। मान लो कोई धन ऋण है, उसके बीच आकर्षण लग रहा है, इसको दूर ले जाने में हमको कार्य करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, द टू इंक्रीज और डिक्रीज द डिस्टेंस, टू इंक्रीज और डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्ज वर्क हैज डन टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थितिज इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, क्लियर। दिस वर्क डन इज स्टोर इन ए सिस्टम एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। या दो आवेशों के बीच की दूरी को घटाने बढ़ाने पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ा है, यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हमें जब दोनों लाइक चार्ज होंगे
तो क्या उन दोनों के बीच रिपल्शन फोर्स लगेगा। रिपल्शन फोर्स लगेगा मैंने एक दूसरे दूर जाएंगे, तो पास लाओगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा। यदि दो अपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्ज है, तो दोनों को भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उनको दूर ले जाने में हमको। तो ये सब क्या कार्य है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब देखिए हमने तो एनर्जी की बात कर लिया, अब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सुन लीजिए बात को, थ्योरी है। द पोटेंशियल इन ए बॉडी इज मेजर बाय द अमाउंट ऑफ वर्क। क्या लिखोगे, द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मेजर, क्या लिखोगे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी मेजर बाय द अमाउंट ऑफ वर्क which can perform in returning from a special position to the normal position or from normal position to the state। ये हो गया। क्या लिखोगे, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की माप कार्य के उस परिमाण से हम करते हैं जिसे वस्तु समान स्थिति से वर्तमान स्थिति का आने में अथवा वर्तमान स्थिति से समान स्थिति का आने में व्यय करती है। तो क्या लिखोगे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच कैन परफॉर्म इन रिटर्निंग फ्रॉम ए स्पेशल पोजिशन टू द नॉर्मल पोजिशन और फ्रॉम द डिफॉर्म स्टेट टू द नॉर्मल स्टेट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो क्या पढ़ोगे, क्या लिखोगे आप हिंदी में, इसको बोलिए। किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की माप कार्य के उस परिमाण से की जाता है जिससे समान स्थिति से वर्तमान स्थिति तक आने में अथवा वर्तमान स्थिति समान से जाने पर तय कर सकती है। ठीक है, अब चलिए इसका कैलकुलेशंस कर लेते हैं, उसके बाद आज की टॉपिक को क्लोज करेंगे। हमारा वीडियो कितना मिनट का बन गया है, 30 मिनट्स की आज वीडियो रहेगी। कल हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स करेंगे क्योंकि हमारी मैथ्स की क्लास है। ठीक है, चलिए अब लिख दिए कैलकुलेशन, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना। क्या करेंगे हम, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना। हेडिंग डाल लीजिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या हेडिंग डालेंगे, देखिए थ्योरी ज़्यादा है, आपको समझना भर है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। मान लो कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, किसी अर्थ सरफेस पर रखे हुए है। लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मान लो कोई वस्तु है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है, सतह पर रखा हुआ है। When it is raised, माने रेज्ड माने उठाना, थ्रू हाइट h above the earth surface। ठीक है, जब उसे पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वह अपने भार के कारण अथवा गुरुत्वीय बल के कारण एक कार्य करना पड़ता है। किसी भी अपने दोस्त को या छोटे बच्चे किसी को उठाओगे तो हमको एक कार्य करना पड़ता है, किसी गुरुत्वीय स्थिति जुड़ जाएगा। बार बार हम ही कर रहे हैं, वही चीज़ है मेजरमेंट कैलकुलेशन होता है। लेट अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन इट इज रेज्ड थ्रू हाइट h above the earth surface, then the work done against the gravitational force, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध हमको कार्य करना होता है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वही बात आ रही है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल क्या लिखोगे, हैंस देयरफॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी थ्रू हाइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अपने भार के कारण। ठीक, तो ये हुआ कैलकुलेशन, वही बात आ रही है। अब हम अगला टॉपिक हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इन ऑफ ए स्प्रिंग। क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। इसको डिटेल्स कल में देखेंगे।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। देखिए एक स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग के क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं। मान लो कोई स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग के दो सिरे होंगे। एक सिरे को हम क्या करते हैं, एक रिजिड सपोर्ट से लटका देते हैं, दूसरे सिरे को हम खींचेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा वही देखना है। तो इसको कल मैं बनाऊंगा, अभी थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। व्हेन स्प्रिंग इज, क्या लिखोगे, एलोंगेटेड, माने खींचना या फिर दबाना। व्हेन ए स्प्रिंग इज एलोंगेटेड और कंप्रेस, देन सम वर्क इज डन ड्यू टू इलास्टिसिटी, देन सम वर्क डन ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। किसी भी स्प्रिंग को दबाने में या खींचने में जो किया गया कार्य होता है वह स्प्रिंग की किसमें, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या लिखोगे इंग्लिश में, व्हेन ए स्प्रिंग इज एलोंगेटेड और कंप्रेस, देन सम वर्क इज डन ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब हम कल एक 3 डायग्राम बनाएंगे। एक नॉर्मल पोजीशन है, एक खींचते हैं और एक दबाते हैं। इसे हम हुक्स का लॉ भी देखेंगे। हुक्स लॉ, F = kx, माइनस के एक्स होता है, F = -kx, तो k = होता है F/x, ये k हुक्स लॉ। निगेटिव साइन क्या करता है, जब हम दबाते हैं तो प्रत्यानयन बल उसके विपरीत में कार्य करता है, ठीक है। तो कल हम देखेंगे इसको। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की वीडियो बड़ी रोचक है। कल का मतलब ऐसा नहीं कि परसों भी ले सकते, कल का मतलब नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो में काफ़ी चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं। अगर हम 1-2 वीडियो और हम बहुत डिटेल से बनाएंगे IT JEE क्लास की, लेकिन अभी बच्चों की डिमांड यही रहती है कि सर हमको किसी तरह जो है टॉपिक को क्लियर कर दीजिए कि इसको हमको लिखते कैसे हैं। देखिए समझाने को तो बुक में भी डिटेल्स पड़ा है, अगर उतना डिटेल्स कर दूंगा तो लिख कैसे पाओगे। तो आपको लिखना कैसे है, मेरी इस क्लास में यही समझाने का मैं पूरा प्रयास करता हूं। और आप लोग भी वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, समझने के बाद उसको लिखते भी जाइए। और एक चीज़ और देखा हूँ कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट करिए, पूछिए कैसे बनता है, क्या बनता है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो कल हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, ठीक। तो आज की क्लास को ही एंड करते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लासेस में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, ओके।